देखिए हमने जूरिस्प्रूडेंस का अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जिसने भी अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरी पहले वीडियो देखें जाकर। जूरिस्प्रूडेंस का सारा मैंने टॉपिक क्लियर कर रखा है। और अब मैं आपको दूसरे टॉपिक के साथ इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। तो मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं LLB के सारे आपके डाउट क्लियर करूँगी और टॉपिक वाइज आपको समझाऊँगी भी। तो अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872। देखिए इसे समझ लीजिए पहले आप। कहने को तो ये देखिए 1 सितंबर को लागू हो गया था। 1 सितंबर को ये लागू हो गया था, 1 सितंबर 1872 को। यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। बिफोर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये चल रहा है। अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे आप तो 150 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इसको, फिर भी ये कानून चल रहा है। अपने आप में ये कानून चल रहा है। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो लागू हुआ था, ये 2 भागों में डिवाइड हुआ था। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ था आपका। एक सिद्धांत आता है जो इसके जनरल सिद्धांत को बताता है, जनरल प्रिंसिपल को बताता है। 2 भागों में डिवाइड हुआ था ये। 1 सितंबर 2 भागों में डिवाइड हुआ था। एक हुआ था जनरल प्रिंसिपल, आपका जनरल साधारण सिद्धांत आपका ये हुआ था कि डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या बताया गया कि डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक होता है जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल को डील करने वाला। और एक होता है जहाँ पर जो आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जहाँ पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या हो सकता है, जैसे इंडियनिटी हो गया, गारंटी हो गया, एजेंसी हो गया, यह चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा, मैं आपको बताया अभी, एक होगा हमारा जनरल प्रिंसिपल और दूसरा होगा हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते चलिए आप मेरे साथ। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको देखने को मिलेगा इंडियनिटी, गारंटी हो गया, आपका एजेंसी हो गया, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मगर ये जनरल प्रिंसिपल जो है ये हर जगह अप्लाई होता है। अब आपको जनरल प्रिंसिपल आपको सेक्शन 1 से लेके 75 तक मिलेंगे। 75 जो धाराएं हैं 1 से लेके 75 तक मिलेंगे आपको। सेक्शन 1 से लेके 75 तक मिलेंगे। 75 जो धाराएं हैं आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट में डील करती हैं, और यह प्रोविज़न भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ये प्रोविज़न भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखा है आपके। जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रपोजल कम्युनिकेशन क्या होता वगैरह क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट किसको कहेंगे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है किसको कहेंगे, परफॉर्म कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कब करेगा, कैसे करेगा, रेसिप्रोकल अमेंडमेंट एग्रीमेंट जो है वो क्या होते हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके मामले में कैसे डील किया जाएगा। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पर्सनली खुद को उस जगह पर रख कर देखेंगे। सपोज़ करो, जैसे आप, चलो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। सपोज़ करो दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरह का प्राइवेट नेचर लॉ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर सामान्य दो पर्सन के बीच कुछ टर्म्स एग्री हो जाते हैं, दो पर्सन के बीच में टर्म्स एग्री हो जाते हैं। एक पर्सन जो है किसी के मामले, देखिए एक पर्सन, मतलब आपको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ, चलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एक पर्सन जो है किसी के सामने कुछ ऑफर रखता है, यानी कि प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद तय किया जाता है कि कंसीडरेशन जो होगा वो क्या होगा। कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन होता है प्रतिफल, यानी कि अमाउंट, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिया, आप बाइक ली, तो बाइक में भैया सामने वाले ने उसने बोला कि नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए देना है इसके, दूसरे ने इस पर एग्रीमेंट कर लिया। तो ये सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ को डील करना चाहिए तो करना चाहिए सेक्शन 10। तो अगर आपने सेक्शन 10 को कवर कर लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। सेक्शन 10 को कवर कर लिया, और मेरे हिसाब से देखिए अगर आपको किसी चीज़ को डील करना चाहिए तो सबसे पहले करना चाहिए सेक्शन 10 को। जब हम सेक्शन 10 के बारे में बात करेंगे तो कई सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी खुद ब खुद। ये सेक्शन 10 बताता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कब होता है। सेक्शन 10 क्या बताता है, सेक्शन 10 बताता वैलिड कब होते हैं, कब होता है, ये हमारा सेक्शन 10 बताता है। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपको एलिमेंट देखना है तो आप कुछ नहीं करो, आप सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस सेक्शन 10 पर चले जाओ। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टेटमेंट से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़ी है। जैसे अगर पर्सन है एक पर्सन है दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। उस एग्रीमेंट, ध्यान से सुनिएगा, उस एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन होना चाहिए, और जैसे ही उस एग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, यानी कानून, यानी कि आपका कानून की नज़र के अंदर वो है, वो एक वैलिडिटी प्राप्त कर लेता है, वो एक वैलिडिटी प्राप्त कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट छोटी स्टेज है, देखो मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझो इसे। एग्रीमेंट छोटी स्टेज है, एग्रीमेंट के साथ जब तक लीगलिटी नहीं आती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं लेता, ठीक है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं लेता है। ये बेसिक सी चीज़ है। लेकिन सेक्शन 10 जो है आपको ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में ही नहीं बताता,
इसके अलावा भी सेक्शन 10 के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। ना तो आपको दिखेगा कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कैपेबिलिटी के पॉइंट को भी डिस्कस करता है ये। अब कैपेबिलिटी का जो पॉइंट है, कहने को तो छोटा सा एक्सपेक्ट दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं। हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि देखिए, इंडियन एविडेंस के अंदर कौन विटनेस है जो बन सकता है, कौन जो है एविडेंस दे सकता है, इसका एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट दे रखा है। अब देखिए, सेक्शन 10 का मतलब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आप समझिए सेक्शन 10 का मतलब। सेक्शन 10 सेक्शन 10 ये सेक्शन 10 का मतलब होता है सेक्शन 11। नंबर 1 सेक्शन 11। नंबर 2 सेक्शन 14। सेक्शन 14। और नंबर 3 है हमारा सेक्शन 23। और साथ साथ में नॉट वॉइड ऑफ इनिशियो, वो कॉन्ट्रैक्ट से कैसा होना चाहिए, शुरुआती स्तर पर वॉइड होना चाहिए। 10 में आता है वॉइड यू कैन। सेक्शन 11 में क्या होता है, सेक्शन 11 में देखिए, सेक्शन 11 में क्या होता है आपके, मैं आपको बताती हूँ। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे देखा जाता है कि उसमें सक्षम है, कैपेबल है, मेजर है या नहीं है, ठीक है ना। ये सेक्शन 11 में देखा जाता है कि सक्षम होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए। सक्षम, कैपेबल का मतलब होता है मेजर। और एज उसकी 18 होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति साउंड होना चाहिए और अपने आप में वो किसी चीज़ में डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 पॉइंट व्यक्ति को कैपेबल बनाते हैं। 3 पॉइंट व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। अब वो 3 पॉइंट है कौन से, कौन कौन से हैं हमारे वो पॉइंट, चलिए बात करते हैं। नंबर 1 है हमारा मेजर। मेजर। नंबर 2 है हमारा साउंड माइंड। साउंड माइंड। और नंबर 3 है हमारा नॉट डिसक्वालीफाई अंडर एनी लॉ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ में सक्षम बनाती हैं, कैपेबल बनाती है। अब सेक्शन 11 से ही एक शब्द आया, साउंड माइंड। वो कौन साउंड माइंड है, इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है सेक्शन 12। साउंड माइंड को एक्सप्लेन करने का काम करता है सेक्शन 12। ये सेक्शन 12 इसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो सेक्शन 12 तो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 की। किसकी एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 12 एक तरीके से। अब हमने आपको ये सेक्शन 11 के बारे में बताया, अब हम कल आपको बताएंगे
सेक्शन 14 के बारे में। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपनी सेक्शन 14 के बारे में बताएंगे और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इसमें अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।